दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को अच्छे से, सच्चाई के साथ और प्यार के साथ पूरी करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो। और आज खूब सारे दिनों के बाद फिर से क्षमता आप लोगों के साथ कहानी, एक रूप कथा की कहानी साझा करने के लिए आ गई है। और आज की जो कहानी है वो मैं पढ़ रही हूँ राज्य रूप कथा शौरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय इनकी लिखी हुई इस किताब से। इस किताब की पब्लिशर्स हैं इंडियन पब्लिशिंग हाउस। तो चलो बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ते हैं। जहाँ जिस प्रदेश की ये कहानी मैं पढ़ रही हूँ उस प्रदेश की कहानी वो यूरोप में है, और उस प्रांत की नाम है बल्कान। तो बल्कान देश की रूपकथा। तो इसी रूपकथा की जो सीरीज है, मतलब इस खंड की पहले दो कहानियां हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंगेदेर में। तो चलो पहले कहानी तक पहुंचते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है। तो बैंगेदेर में मतलब मेंढक की लड़की। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत दूर की एक राज्य थी, बहुत दूर। वो राज्य बहुत दूर है, ठीक है ना। तो देखो, अब पहली बात तो ये मेंढक की तो बेटी है, लेकिन लड़की है, लेकिन फिर भी ये जलपरी जैसे दिख रही है, लेकिन है क्या। चलो कहानी में फिर से चले जाते हैं। तो वो जो दूर वाली जो राज्य है, उस राज्य में मतलब उस राज्य की जो राजा है उनके पास 3 लड़के थे। और तीनों लड़के एकदम जवान और हट्टा खट्टा हो उठे थे, मतलब बड़े हो गए थे वो लोग। तो एक दिन राजा अपने बच्चों को बुला के, नहीं, अपने 3 बेटों को बुला के बोले, अरे सुनो, तुम लोग तो बड़े हो गए हो, अब घर पे बैठकर समय नष्ट मत करो। जाओ तुम सारे लोग चारों तरफ फैल जाओ और पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया देख के आओ। और देख के अपने अपने मर्जी के हिसाब से 3 लड़की ब्याह करके लेके आओ, मतलब अपने लिए बीवी लेके आओ। तो वो लोग जब निकलने के लिए तैयार होने लगे, तो राजा उन लोगों को पैसे दिए, कपड़े दिए, और दिए बहुत ही अच्छा वाला 3 घोड़े। अच्छा। तो वो तीनों राजकुमार तो चले अपने अपने राजकुमारियों के संधान में। तो चलते चलते पहले 2 राजकुमार, बहुत ज़्यादा दूर वो लोग नहीं गए, थोड़े दूर में ही उनको 2 ऐसे ऐसे देश मिल गए जहाँ के राजाओं के पास एक एक बेटी थी, मतलब राजाओं की एक एक बेटी थी, लेकिन कोई लड़का नहीं था। तो वो लोग उनसे शादी कर लिए। अब वो उनके जो ससुर हैं वो बोले कि अच्छा, तुम अपने पिता और माँ को, मतलब राजा और रानी को अपनी पुत्रवधू, मतलब अपनी अपनी बीवियों से मुलाकात तो करवा लो, लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ पर ही आके रह जाओ, क्योंकि जैसे भी हो हमारे भी कोई संतान नहीं है, तो ये जो हमारा राज्य है उसको भी देखना है। तो ये सुन के वो लोग तो सुने, और साथ में खूब सारे जौतुक इन द मतलब जौतुक बोले तो जिसको कहते हैं, क्या बोलूँ, उपहार लेके शादी में वे अपने ससुर से जो उपहार मिले थे वो लेके वो लोग चल पड़े अपने राज्य में। तो अपने पिताजी से तो वो लोग मिले। माँ बहुत खुश हुई, पिताजी भी बहुत खुश हुए। क्यों? अब पिता बहुत खुश हुए इसलिए कि पहली बात तो ये है, उनके 2 बेटे शादी करके वापस आए हैं। दूसरी बात ये है, साथ में खूब सारे उपहार लेके आए हैं। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में वो सारे जो धन संपत्ति उपहार के बतौर मिले थे वो सारे अपने कोषागार में जमा कर दिए। और फिर वो लोग बोले, अरे देखो, छोटा बेटा अभी तक नहीं लौटा, अब क्या हो रहा है भाई, अभी तक क्यों नहीं आया है। अब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना चला गया, लेकिन फिर भी छोटा बेटा अब नहीं वापस आया। तो अब वो तो कहाँ गए, पता नहीं। चलो अभी हम देखते हैं वो छोटा बेटा क्या कर रहा है ना। तो वो तो घोड़े पे सवार होके छोटे राजकुमार चल रहे थे। कितने राज्य पार हुए, कितने देश, कितने महादेश सारे पार हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने मन मर्जी माफिक कोई एक लड़की नहीं मिली। ऐसे ही आखिर में चलते चलते एक बहुत बड़े से
एक खाली सी ज़मीन ज़मीन या जगह मिला। और उस जगह में मतलब एक ऐसे जगह पे वो पहुँचे जहाँ पर कुछ नहीं है, एकदम खाली-खाली सा है, कोई सा भी कोई जीव-जंतु कुछ नहीं है। जीव-जंतु बोले तो कोई इंसान नहीं है सही मायने में। सिर्फ़ पानी और थोड़े दूर-दूर में जंगल ही जंगल थे। तो और अगर जीवित कोई प्राणी दिखे तो कीड़े-मकोड़े, फिर तितलियाँ, कुछ चिड़िया, कुछ चूहे, कुछ साँप, कुछ बिच्छू, कुछ मेंढक, ये सभी थे। तो वो घूमते रहे, लेकिन हम पहले ही बताए थे ना कि कोई इंसान नहीं था। तो इसीलिए छोटे राजकुमार को कोई मिला नहीं, तो वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा हाँफने के लिए घोड़े से उतरे। और उतर के जो एक क्या बोले वो, तालाब जैसा नहीं, तालाब तो ठीक है उसमें पानी बहुत स्वच्छ रहता है, लेकिन ये जो था ये थोड़ा-सा पुराना वाला मतलब बहुत ही गहरा एक तालाब ही, चलो तालाब ही बोलते हैं। तो तालाब था, वहाँ से एक अंजलि पानी लेके वो पी लिए, फिर जल लेके पी लिए, फिर वो अपने साथ जो भी खाना-वाना था वो खुद भी खाए, घोड़े को भी खिलाए। और खाने के बाद जहाँ तक वो घोड़े पे फिर से सवार होने के लिए चलने लगे, तो ऐसे ही अचानक से उनको सुनाई पड़ा, कोई बहुत ही धीमे से आवाज़ से ऐसे बोल रहे, "म्याऊँ, तो छोटे राजकुमार क्या देख रहे हैं कि वो जलाशय से ना एक छोटी सी नन्ही सी ऐसी मेंढक कूदते कूदते फुदकते फुदकते उनके पास ही आ रहे हैं। और वो पूरा सुनहरे रंग का है वो मेंढक, पता है। और वो राजकुमार की तरफ ही देख रहा है। तो जहाँ तक मेंढक पास आए, सुनहरी मेंढक, सुनहरी या सुनहरा, चलो जो भी है हम बाद में देखेंगे। तो सुनहरा मेंढक जो है वो जहाँ तक पास आए राजकुमार के, तो वो मेंढक बोले, कीचड़ में ना थुप थुप करके चलते चलते मेरा जो पैर है वो थक गया है। तुम क्या तुम्हारे घोड़े के ऊपर मुझे भी उठा लोगे क्या? तो मैं भी तब तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा और खूब सारा दुनिया देख के आ जाऊंगा। तो मेंढक की ये बातें सुन के राजपुत्र को बहुत माया हुई। लगा कि अरे हाँ भाई, इसके पास तो नन्हे नन्हे से पैर है, क्या ही करे, चलो ठीक है। अब ये नन्हे से पैरों से वो कितना दूर चले हैं, और यही जलाशय में ही ये रह जाएगा। तो इतने बड़े धरती के कहाँ पर क्या है, इसके अंदर ये जानने की इच्छा है। तो लेकिन जान तो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके नन्हे नन्हे से पैर है ना। कभी देखे हो ना मेंढकों के पैर कितने छोटे छोटे होते हैं ना, हम लोगों से हमारे शायद एक उंगली के वो ऊपर टिप जैसा छोटे छोटे से होते हैं। तो अम, अब क्या हुआ, अब तब वो बोले, राजकुमार बोले, ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ सवार हो जाओ। तो अब उन्होंने क्या बोले कि रुको, तुम मेरे कंधे पे चढ़ के बैठो और मुझे कस के पकड़ो, क्योंकि जब घोड़ा दौड़ेगा तो भाई बहुत ज़ोरों का तेज़ हवा बहेगा। तो तुम अच्छे से कस के बैठो, डरना नहीं, और चारों तरफ देखते हुए सारे चीज़ों का मज़े लेते हुए चलो। तो राजकुमार घोड़े के पीछे घोड़े पे सवार हो गए। और फिर जहाँ तक वो वापस आए घर पे, तो भाई साहब उनके तो पिताजी बहुत गुस्से में आ गए। वो बोले, हैं तुम अपने लिए पत्नी नहीं लेके आए हो, बीबी नहीं लेके आए हो हैं, और तुम सिर्फ चारों तरफ जाके सिर्फ हवा खा के वापस आ गए हो क्या? हाँ, बीवी कहाँ है? हैं, बोल बोल, बीवी कहाँ है? तो छोटे राजकुमार बोले, हाँ पिताजी, बहुत सारे राज्य मैंने घूमा, लेकिन मेरे दिल में जैसा पत्नी बोल के या बीवी बोल के जैसा एक छवि है, वैसा वाला कोई भी कन्या मुझे नहीं मिली। तो बोले, अच्छा,
एक भी नहीं, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे उस राज्यों के राजाएं हैं, बादशाह हैं, अमीर उमराव है, उनके इनके अधीन इतने सारे प्रजा हैं, और उनके पास इतने सारे बच्चियां हैं, और तुम में उनमें से एक भी मन माफी कोई नहीं मिली है। तुम राज आज्ञा का अपमान किए हो, समझ रहे हो? मैं एक प्रबल प्रतापशाली एक राजा हूं, तुम मेरे आज्ञा को अमान्य किए हो। तो अब क्या ही करे भाई, छोटे राजकुमार तो मुंडी झुकाकर सुनते सुनते बहुत ही दुखी हो गए। फिर जब डांट खत्म हुई तो वो वापस आ गए। वो सोचे अब क्या ही करे, चलो अच्छे से खाना वाना खा के सो जाते। अब वो हमेशा अपने साथ रहने वालों की देखभाल करता था, तो इसीलिए अब उसके साथ वो मेंढक रहता है, तो वो मेंढक को अपने ही हाथों से अच्छे से खाना खिलाए और पीने की पानी दी, और फिर एक सुनहरी पिंजरे में उस सुनहरे मेंढक को रख दिए। अब वो, अच्छा ये देखो देखो, ये तस्वीर है, ये हमारे राजकुमार है, ये उनका घोड़ा है, और ये है नन्हा सा वो मेंढक जो उस जलाशय के बगल में था, जो राजकुमार को कह रहा था कि मुझे लेके दुनिया देखने चलो, नहीं मुझे लेके चलो ताकि मैं दुनिया देख पाऊँ। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, चलो देखते हैं। तो राजकुमार तो लेट गए अपने पलंग पर, तो अचानक से धीमे से आवाज आई, राजकुमार तो उठ बैठे, बोले अच्छा मेंढक क्या मांग रहे हो, बोलो। मेंढक बोले कि उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको अगर नरम गद्दा ना मिले तो वो सो नहीं पाता है। तो ये सुन के राजकुमार तो थोड़ा उखड़ गए, लेकिन बोले कुछ नहीं, क्योंकि देखो कबूतर होता, खरगोश होता, या बहुत अच्छा वाला कुत्ता या बिल्ली होता तो ठीक है, लेकिन ये तो वो जलाशय की मेंढक है। अब इस मतलब नन्हा सा एक मेंढक है, अब उसको अपने साथ सुलाना, लेकिन फिर भी हमारे जो राजकुमार है वो बहुत ही दिल के नरम इंसान थे। तो वो सोचे नहीं, अगर ये मेंढक दुखी हो गया तो इसीलिए उसने उसको अपने साथ सुला लिए। अब सुला लिए, और वो खुद भी बहुत दूर से वो सैर करके, मतलब बहुत फासला तय करके आए हैं ना, तो इसलिए वो भी बहुत थके हुए थे, तो वो सो गए। अब शायद मध्य रात्रि हो गई होगी, अचानक से किस कारण से पता नहीं, लेकिन राजकुमार की नींद छूट गई। जहाँ तक वो आँख खुले तो वो सोचे कि अरे मैंने तो बत्ती बुझाकर सोया था, तो अभी इतना रोशनी काहे से आ रहा है। तो वो चारों तरफ देखने लगे क्या है क्या है, तो देखे कि मेंढक उनके साथ बिस्तर में है नहीं। तो वो सोचे अरे कहाँ गया कहाँ गया, तो वो चारों तरफ ढूंढने लगे, देखते देखते देखे कि फर्श के ऊपर जो गालीचा है उसके ऊपर एक मेंढक का एक क्या बोले, एक मेंढक का मुखौटा नहीं, मुखौटा भी नहीं, मुखौटा तो सिर्फ मुंह में हम पहनते ना, मतलब एक चोला, मेंढक वाला एक चोला गिरा पड़ा है। और और आईने के सामने एक खूबसूरत सी लड़की अपने ही मन से अपने बालों को सहला रहा था, और सहला रही थी और बांध रही थी। तो छोटे राजकुमार तो सोचने लगे अरे मैंने तो रूप कथाओं की कहानी में मैंने सुना था, या परियों की कहानी, और तब क्या ये मेंढक एक परी है क्या, वैसे ही रूप कथा की ही परी है क्या, तो जो दिन के उजाले में मेंढक बन के रहती है। तो वो फिर से चुपचाप अपने बिस्तर में आके सो गए, और मतलब लेट गए लेकिन सोए नहीं, वो छोटे छोटे आंखों से वो देखने लगे कि भाई ये कौन है कैसा है। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या देखा कि वो जो खूबसूरत सी कन्या है ना, जहाँ तक उसकी बाल अच्छे से बंध गई, तो वो एक स्फटिक की पात्र थी, वहाँ से पानी लेकर वो छिड़कने लगे
वो जो कमरा है ना उसके दीवारों में, तो जहाँ तक वो छिड़के ना, तो साथ ही साथ वो दीवारों से ना हजार हजार मणि माणिक्य और मोती सारे खिलने लगे। और वो जो सुंदर सी कन्या है ना, वही मणि माणिक्य और मोतियों से अपने क्या बोलूँ, अपने जूड़े को सजाने लग गए। तो छोटे जो राजकुमार है ना, वो और चुप नहीं रह पाया। वो धीरे धीरे बिस्तर से उतर के वो मेंढक का जो चोला है ना, वो चोला लेके वो जो घर पे मतलब उस कमरे में एक जगह पे थोड़ा सा अगरबत्ती, अगरबत्ती नहीं बोलो, धूप, जो तभी भी जल रहा था, उसको उसमें डाल दिए, मतलब उस आग में वो डाल दिए। तो वो जो चोला है मेंढक वाला, वो एकदम मतलब वो जल उठा और धधकते हुए आग में वो जल के राख हो गया। तो वो मतलब उस जलने की बू से उस लड़की की होश आई कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो जल्दी से आके अब रोने लगी और बोलने लगी, अरे अरे, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया राजकुमार, मेरा चोला तुमने जला दिया, ऐसे क्यों, अब मैं कैसे अपने जलाशय में वापस जाऊं। तो छोटे राजकुमार बोले, तुम कौन, क्यों अपने जलाशय में वापस जाने की सोच रहे हो। तुम तुम मेरे मेरे दिल जैसे जैसे चाहता है ना, वैसा वाला लड़की हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो कन्या बोली, अरे तुम मुझसे शादी करोगे तो कभी भी सुखी नहीं रहोगे, मैं तो इंसान नहीं हूँ, मैं तो परी हूँ। तो छोटे राजकुमार बोले, इंसानों से शादी करोगे तो क्या वो तुम छोटे हो जाओगे क्या, तुम्हारा अपमान हो जाएगी क्या। तो कन्या बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं छोटी होंगी, मेरा कोई अपमान नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा बहुत सारा, मतलब तुम्हें बहुत सारा दिक्कत आएगी, मुसीबत होगी, मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहती। तो छोटे राजकुमार बोले, अरे कोई चिंता नहीं है, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। तो कन्या बोली, लेकिन तुम्हारे माता पिता अगर अगर मुझे अगर वो अपना ना ले तो, अगर हमें राज्य से अगर भगा दे तो छोटे राजकुमार बोले, अरे तुम्हारे साथ मैं शादी कर लूँगा, और ज़्यादा देर नहीं करने का, ठीक है, आज ही आज रात को ही हम शादी कर लेंगे। ये बोल के राजकुमार, उसी कमरे में एक सुंदर सा फूल था, वो फूल राजपुत्र ने कन्या के सर पे, कन्या के जूड़े में डाल दिया, और कन्या भी राजपुत्र के बालों में एक सुंदर सा फूल दे दिए, और बस उसी से उन दोनों की शादी हो गई। तो दूसरे दिन सुबह वो सुंदर सी कन्या को अपने पत्नी के रूप में राजकुमार अपने माँ बाबा के सामने, यानी कि राजा रानी के सामने ला के खड़े कर दिए। तो अब बीवी देख के, छोटे राजकुमार की पत्नी को देख के राजा और रानी अवाक हो गए। वो सोचने लगे कि भाई इतनी सुंदर कन्या कहाँ से आ गई, इतनी सुंदर कन्या तो इससे पहले उन्होंने देखा ही नहीं, ये कहाँ से आ गई। तो उन्होंने पूछा, कहाँ से आई ये इतनी सुंदर कन्या, और इसके साथ जौतुक, यानी कि क्या बोलूँ, तो भाई इसके साथ साथ और क्या उपहार में आया है बताओ, क्योंकि राजा को तो हमेशा उपहार की ही पड़ी थी। तो भाई फिर क्या हुआ, तो छोटे राजकुमार ने बोला कि नहीं, कोई जौतुक नहीं है, और ये परी है, परियों के परी है। तो राजा ने बोला, हैं, ऐसे कैसे लड़की के साथ तूने शादी कर लिया है, देख अब ऐसे परी के साथ कोई थोड़ी ना शादी करता है, और ऊपर से कोई ऐसा कोई देखो कोई पुरस्कार वगैरह कुछ नहीं मिला, पुरस्कार नहीं, कोई उपहार वगैरह कुछ नहीं मिला। तो तब छोटा राजकुमार छोटा है ना, तो वो अचानक से बोलने लगे, हैं, भैया लोगों के बीवियों के साथ, मतलब भाभीियों के साथ तुम मेरी बीवी की क्यों तुलना कर रहे हो, उन वो कैसे दिखने में है देखो, और मेरी बीवी देखो कितनी सुंदर है। तो राजा तब तो बहुत गुस्से में आ गए। वो बोले,
अब वो तो राजा है, वो सबके सामने वो नहीं जाहिर होने दी, लेकिन फिर बोले देखो अभी मुझे सभा में बहुत सारा काम है, दरबार में मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, काम होने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा, तब तुम मुझसे अकेले में मिलना। अब दरबार होने के बाद राजा जब अंदर महल में आए तो राजपुत्र अपने पिताजी से मिले, मतलब छोटे राजकुमार मिले। तो राजा बोले तुम्हारी जो पत्नी है वो सही में परी है भी या नहीं, इसकी प्रमाण चाहिए भैया। तो राजकुमार बोले क्या प्रमाण चाहिए, बताइए पिताजी। राजा बोले देखो मेरे ये जो किला है इसमें लाखों फौज है, और उनके खुराक जुगाते जुगाते मैं तो थक जाता हूँ। मेरा जो तोश खाना है वो तो खाली होने के लिए बैठा हुआ है। तुम्हारी जो पत्नी है अगर वो सच्ची में परी है तो वो अपने परिस्तान से चंदा जैसा, सूरज जैसा, बड़े बड़े तरबूज जो फलता है ना वैसा वाला एक तरबूज यहाँ पर लाके आके दे। तो उस तरबूज का ऐसा गुण है कि एक ही से एक ही से आ, वो मतलब मेरे पूरे सारे फौज का जो खान पान है सब सारे वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा वो तरबूज, अच्छा ये देखो ये वो परी है, वो आईने के सामने सज रही है, संवर रही है, और ये है राजकुमार देख रहे हैं, है ना। तो चलो फिर, तो राजकुमार को उसके उनके पिताजी, छोटे राजकुमार को उनके पिताजी बोल दिए कि भाई वैसा एक तरबूज लेके आओ, और उस तरबूज का पता है कोई क्षय नहीं है, मतलब वो खराब नहीं होता, जैसा का है वैसा ही रह जाएगा। तो जहाँ तक बोले, और फिर उसके साथ लास्ट में बोल दिए उन्होंने आखिर में, भैया अगर तुम्हारी बीवी अगर लेके आ सकती है तो ठीक है, तुम लोग महल में रह सकते हो, और नहीं तो इस महल छोड़ दो, पूरा का पूरा मतलब इस पूरे प्रासाद या राजमहल ही बोलूँ, पूरा राजमहल से ही बाहर निकलवा दूंगा। तो ये बात सुन के राजपुत्र तो बहुत ही मतलब दुखी हो गए, उनको भी खराब लगा। फिर वो अपने पत्नी के पास आए, तो पत्नी जहाँ तक सब कुछ सुनी वो परी, तो वो बोली कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तुम एक काम कर लो, तुम मुझसे जहाँ पर मिले थे ना वहाँ पर जाना, ठीक है। तो उस जो जलाशय था ना, उसके जलाशय के ठीक बगल में और एक तालाब है, उस तालाब में मेरी बड़ी दीदी रहती है, उनकी नाम है पेसरियाना। तो उनको जाकर पुकारियो, और पुकार के उनको सारे अपना पहले परिचय देना, पहले तो अपना परिचय देना, पहले तो अपना परिचय देना, और देने के बाद सारे ये जो घटना है सारे विस्तार से बोलना। तो देखना वो तुम्हें जैसा आपके पिताजी ने मांगा है ना, ठीक वैसा वाला एक तरबूज ला के देंगी। तो छोटे राजकुमार वैसे ही की, वो और रुके नहीं, वो घोड़े पे सवार होकर उसी जलाशय में चले गए। मतलब जलाशय के बगल में जो पहले तो उस जलाशय में पहुंचे जहाँ से उनके साथ उनकी अभी की जो पत्नी है उनसे मुलाकात हुई थी सुनहरे मेंढक के रूप में। और फिर उस जलाशय के बगल में जो तालाब थी उसमें से उनसे पेस्ट्रियाना जो उनकी पत्नी की दीदी है उनसे वो मुलाकात की, सब कुछ बोली। तो उन्होंने खुशी खुशी बोले अरे कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए लेके आके देती हूँ, लेकिन देखो तुम तो इसको ढोके लेके नहीं जा सकते हो, ये इतना बड़ा है। तो तुम्हारे पहुँचने से पहले ही मेरे आदमियों के मार्फत, मतलब आदमियों से मैं ये भिजवा देती हूँ, मतलब तुम जहाँ जब तक पहुँचोगे उससे पहले वो तरबूज तुम्हारे पिताजी के पास वो पहुँच जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। अब जहाँ तक वो पहुँचे अब जहाँ तक वो पहुँचे तो राजकुमार क्या देख रहा है कि भाई तरबूज तो पहुँच गया है, लेकिन राजा खुश नहीं हुए। वो बोले हैं, ये एक तरबूज लाने से क्या ये प्रमाण थोड़ी ना होता है कि वो परी है। तो बोले अगर हो सकता है, अगर वो सच में परी है तो मेरे इन लाखों फौज के लिए हर रोज 1 करोड़ अंगूर का बंदोबस्त तुम्हारी ये बीवी अगर कर दे तो हम मान ले कि भैया वो परी है। तो अब फिर से ये सुनने के बाद
फिर से वो चले गए अपने पत्नी के पास, छोटे राजकुमार। तो छोटे राजकुमार से सब कुछ व्याख्या सुनने के बाद वो हंसने लगी, मतलब राजकुमार की जो पत्नी है। तो चलो, इनका नाम तो पूरे किताब में हम लोग कहीं नहीं देखे हैं, हम इनको बोलते हैं सुनहरी परी। तो सुनहरी परी हंसने लगी, बोले अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जहाँ से तुम अभी गए थे ना, वहाँ पर उसके बगल में देखने एक बहुत बड़ी सी नदी है। उस नदी में मेरी मजली दीदी दरियाना रहती है, ठीक है। तो एक काम करना, उसको जाके जैसे मेरी बड़ी दीदी दी को बोले थे ना, ठीक वैसे ही सब कुछ बोलना फिर से अच्छे से। तो और देखना, वो तुम्हारे ने पिताजी के फौज के लिए ना अंगूर की बंदोबस्त कर देगी। तो छोटे राजकुमार ठीक वैसे ही की, सच में दरियाना से मिली, और दरियाना भी उसको बोले कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें एक पौधा दे रहा हूँ, अंगूर का पौधा। ये जो पौधा है, इससे हर रोज़ इतना सारा अंगूर उगता है ना, कि तुम्हारे पिताजी की जो भी मांग है वो तो पूरा होगा ही होगा। किसी को कोई कोई मतलब दुख नहीं रहेगा, है ना। इस अंगूर अंगूर में फलन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जब अंगूर का पेड़ देखे और उस अंगूर के पेड़ से जितना अंगूर का फलन होता रहा वो देखे, तो तब जाके राजा सर अबाक नहीं हुए, तब वो डरने लगे। वो सोचने लगे कि हैं, परी लेके एक एक महल में कैसे मैं वास करूं, मतलब कैसे रहूं। और वो इतनी बार परी को परीक्षा भी किए हैं, तो भैया कभी ना कभी कुछ, मतलब अब इसका तो उसको भर, मतलब इसका तो वो क्या कहते हैं बोलो, नॉर्मली हम इसको क्या कहते हैं, जिघांग नहीं, इसको बदला, अच्छा चलो हाँ। तो बदला भी लेगी, तो तब कैसे होगा। तो ये सोच के वो तो डरने लगे, फिर बहुत सोच के बोले ठीक है, तरबूज आया, अंगूर भी आया है, अब मुझे वो एक बाटुल है ना, एकदम नन्हा सा, जो एक उंगली माफिक लंबा है, और लेकिन जिसका 300 कोस, मतलब 300 माइल्स, हाँ 300 कोस बोले तो 300 माइल, नहीं 300 नहीं, 3 कोश, 3 कोश मतलब 3 माइल, 3 माइल, 3 माइल लंबा जिसका दाढ़ी है, जिस दाढ़ी के भय से 30 माइल के अंदर कोई भी दुश्मन आसपास नहीं आ पाता है, उस बाटुल को लाके अगर दे पाती है तुम्हारी बीवी, तो ठीक है, नहीं तो तुम दोनों को ही मैं, मतलब तुम दोनों का ही मैं सर काट दूंगा। अब ये सुन के पहले तो छोटे राजकुमार चौंके, फिर डरे भी, क्योंकि वो अपने दादी से सुने थे उस बाटुल की कहानी, और वो सुने थे कि वो बहुत ही भयंकर दैत्य है। और वो छोटा होने से क्या है, वो अपने लंबे, वो 3 माइल लंबे दाढ़ी से ही हजार हजार इंसानों को मार गिरा सकता है एक ही झटके में। तो वो जहाँ तक सुनहरी परी अपनी पत्नी के पास जहाँ तक अब पहुँचे, पत्नी पूछी, सुनहरी परी पूछी कि अरे क्या हो गया, तुम फिर से उदास मुंह से क्यों बैठे हुए हो। तो बोले कि हाँ, तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं, पिताजी ने फिर से एक फरमाइश जारी की है, उन किए जारी किए हैं उनको अभी एक उंगली लंबा जो बाटुल है ना, वो दैत्य चाहिए। तो ये सुन के अब सुनहरी परी की भी मुंह थोड़ी सी गंभीर हो गई। और फिर वो बोली हाँ, ये थोड़ा सा कठिन काम है, ठीक है, एक काम करो, जो तुम जो मेरी मछली दीदी से मिले थे ना, वो जिस नदी में रहती हैं, उसके ही जो मोहना है, उस मोहना मोहना मतलब जहाँ पर नदी सागर से मिलती है ना। तो उस मोहना में मेरे पिताजी इन सारे जलाशय, नदी, दरिया, मतलब नदी बोलो दरिया बोलो, सबके जो राजा हैं, कैटकेटी बैंग, मतलब इसको कैसे हम वो करें, चलो इसको प्रोनाउंस करते हैं मेंढक राजा, अच्छा, वो उस सबके वो राजा हैं।
तो बोले ठीक है। तो जैसे बोले वैसे ही वो चलने लगे। चलते 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 अच्छा, अच्छा, राजा का एक नाम भी है। राजा का नाम है कटकटे। तो कैटकैटे, तो इसका हम नाम देते हैं टकटकाटक मेंढक। ठीक है ना। तो टकटकाटक मेंढक राजा, राजा वहाँ पर रहते हैं। तो टकटकाटक मेंढक राजा जो हमारे छोटे राजकुमार के ससुर जी भी हैं, उनके पास वो पहुँचे और सारे व्याख्यान बोल दिए। तो वो बोले ठीक है, मैं अभी के अभी लेके आ जाता हूँ बाटुल को लेके, लेकिन जमाई राजा एक बात का ध्यान रखना कि तुम उसकी तरफ मत देखना। अच्छा, यहाँ पर ये भी हमको बोलना पड़ेगा कि सुनहरी परी भी अपने पति को इस बात से आगाह कर दिए थे कि बाटुल को जो भी देखता है या देखती है, वो तो भैया, अगर बाटुल तुमको देखे तुम मर जाओगे, और ऐसा वो भयंकर है कि उसको अगर तुम देख लो तो तुम भी मर जाओगे। ये वाला तो बोले थे, मतलब ये पहले से आगाज दे दिए थे। तो अब क्या हुआ, अब टक टकाटक जो मेंढक राजा है वो भी अपने जमाई को यानी कि छोटे छोटे राजकुमार को वही सावधान वचन बोले। तो फिर बोले कि सुनो, तुम घोड़े पे चढ़ के बैठ जाओ, मैं बाटुल को लाऊंगा और लाके उसके दाढ़ी से ही तुम्हारे घोड़े के पूंछ के साथ उसको मैं बांध दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम गलती से भी उसके तरफ नहीं देखना। तो जहाँ तक चढ़े तुम वहाँ तक उसको लेके एकदम बिना रुके बिना खाए एकदम सीधे सीधे अपने राजमहल में, मतलब अपने राज्य में राजमहल में जाना। और जाने के बाद, अच्छा, इससे भी पहले एक चीज़ ध्यान में रखना, एक पगड़ी से कस के अपना आंखें बंद कर लेना। ठीक है, ताकि अगर इच्छा भी हुई तो तुम, ताकि बाटुल को ना देख पाओ। तो फिर तुम तो वापस जाओगे आंख बंद करके ही। और फिर जब उतरोगे वहां से तब भी मत खोलना, आंख बंद करके ही पहले बाटुल को, बाटुल को अपने घोड़े के जो पूंछ है पूंछ से अलग करना। अलग करने के बाद, समझो, अलग करने के बाद उसके आंखों को उसी के दाढ़ी से, सिर्फ आंखों को नहीं पूरे मुंह को ढक देना। और फिर काले एक हांडी, हांडी में उसको रख देना। और रखने के बाद उसको ढक देना और 3 दिन 3 रात ऐसे ही रखना। और इससे क्या होगा, उसके आंखों में जो विष है वो चला जाएगा और वो तुम्हारा गुलाम बन के रह जाएगा। गुलाम बोलना सही नहीं है, वो तुम्हारे विश्वसनीय होके रहेगा। ठीक है। तो जहाँ तक ससुर जी ने जैसे बोले, टक टक मेंढक राजा ससुर ने जैसे बोले हमारे राजपुत्र को, वो वैसे ही किए। अब वो बिना रुके एकदम सीधे सीधे जब भोर भोर में ही पहुंचे अपने राजमहल में। तब कोई नहीं उठा था, सारे सो रहे थे, सारे सो रहे थे। लेकिन उसके घोड़े के आवाज़ से सिर्फ उसके पिताजी बोले तो वो राजा जाग गए थे। और जाग के वो जहाँ तक बरामदे में आए, वो दृश्य देखे। और वो देख के ही डर के मारे आ करके नीचे गिर पड़े। और हमारे जो राजकुमार है उन्होंने क्या सुना, आ धप, कुछ भारी सा कुछ गिरा ऊपर से। लेकिन उन्होंने अपने टकटकाटक मेंढक राजा ससुर जी से जो भी सुने थे उसको उसने भूला नहीं। उसने कोई हड़बड़ी नहीं की, कौन गिरा है वो देखने की भी कोशिश नहीं की। वो धीरे धीरे उतरे, ठीक वैसे ही बाटुल को घोड़े के पूंछ से अलग की। अलग करके उसके ही दाढ़ी से उसके मुंह को, चेहरे को पहले ढक दिया आंखें बंद करके। फिर एक काली सी हांडी मंगवाए और फिर उसमें उसको ढक के रख दिए। फिर जाके वो अपना आंखें खोले और फिर खोल के जहाँ तक देखे, क्या देख रहे हैं कि उसके पिताजी जो है वो ही गिर गए हैं और गिरते ही वो गुजर गए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, क्या होगा, सारे लोग सोचे। पात्र, मित्र, अमात्य, ते मंत्री, सभासद, सेनापति, कोटाल, जो जहाँ पर प्रजा लोग, सारे लोग जुड़ गए। अब सारे लोग पूछने लगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, राजा जी तो गुजर गए हैं, अब नए राजा के अभिषेक करने की समय हो गई है भाई। तो सारे लोग सोचते सोचते फिर ये सिद्धांत में आए कि देखो, बड़े दो राजकुमारों के ससुराल में उनके लिए राज्य और
राज सिंहासन सब कुछ है। तो एक काम करते हैं, छोटे राजकुमार को ही इस राज्य के राजा के बतौर हम अभिषेक कर देते हैं। और बस, किसी में कोई झगड़ा भी नहीं, अपने अपने राज्य को राज्य शासन करेंगे। तो इसी से क्या हुआ, दोनों बड़े भाई अपने अपने ससुराल में चले गए और छोटा भाई या छोटे राजकुमार अपनी सुनहरी परी पत्नी के साथ उस राज्य को अच्छे से शासन करने लगे। और इसी बीच और एक चीज़ मैं बोलूँ, वो जो बाटुल है ना, वो तो 3 दिन बाद उसको हांडी से निकाला गया। वो तब तक बहुत ही अच्छा हो गया था और वो उस देश के, उस राज्य के कोटाल कोटाल बोले तो प्रधान सेनापति बन गए। और बन के जितने दुश्मन कभी भी उनके राज्य को अगर हम हमला करने आए तो उसे अपने राज्य को बचाने लगे। तो आज की कहानी तो यहाँ तक ही ख़त्म होती है दोस्तों। आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक छोटी सी सीख मिलती है, हाँ, कभी कभी अगर आप किसी के लिए अच्छा करने जाओ तो आपको वो लोग बुरा ही समझते हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं, अपना काम करते जाना है। और कौन सा काम? जो माँ बोले, जो शिक्षक बोले और जो बाबा बोले, है ना। तो अपना काम करते जाओ। अपना काम अभी क्या है? पढ़ाई करना है ना। आज रविवार है, रूपकथा की कहानी आप लोगों ने सुन ली है और इसके बाद आप लोग ज़रूर पढ़ने बैठोगे, क्योंकि स्कूल खुल गई है, कॉलेज खुल गई है ना। और कुछ दिन, थोड़े दिन बाद फिर से एग्ज़ाम आने वाली है ना दोस्तों। तो आज के लिए यहाँ तक ही, लेकिन हम फिर से वापस आएंगे और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा।